बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। इमरान खान और फ़ौज के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अब क्या होगा, ये बहुत बड़ी ख़बर है। दूसरा ये कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है कि ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया है। ये क्यों कहा है, किस केस में कहा है, बहुत बड़ी ख़बर है। ये भी इन ख़बरों पर आने से पहले अल्लाह ताला के फजल व करम से और आपकी दुआओं से, आपके ताउन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मैं इंतहाई ममनून हूँ भाई उन बंदों का कि जिन्होंने ऑलरेडी कंट्रीब्यूट किया है। वो दोबारा जब सुनते हैं, आप यकीन कीजिए, वो दोबारा कंट्रीब्यूट करते हैं कि जी हमारी तरफ से ये कर लें, ये कर लें। और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान की अक़लियतों का। ट्रिब्यूट पेश करता हूँ उनको कि वो भी, चाहे वो पाकिस्तान की अक़लियतें जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो इस वक्त अपना मुतमव्विल हैं, जो कि खाते पीते हैं, या जो पाकिस्तान के बाहर हैं, वो भी हक़ अदा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे और उनका भी जो है ना तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे कि जिनको अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है और अपने पाकिस्तानियों पे इस वक्त पाकिस्तानी चूँकि मुश्किलात में हैं, तो वो बिला तख़सीस मसलक व मज़हब, आप यकीन कीजिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझ जैसे गरीब आदमी पे एतमाद किया। लेकिन वहाँ पे आपको मैं प्रूफ के साथ इसका सबूत दे सकता हूँ कि वहाँ मैं देखता हूँ कि इस बस्ती में कोई फ़र्क नहीं करता, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई क्रिश्चन है, कोई देवबंदी है, कोई भी है। ये एक एक वहाँ मिट्टी का डेरा इस्माइल ख़ान की मिट्टी का ज़रा गवाही देगा। मैं कहता हूँ कोई बंदा, उसको मैं चैलेंज करता हूँ, जाके इंटरव्यू कर दे। मैंने ऐसे ऐसे इलाकों में बिला तख़सीस कोई मैंने फ़र्क इम्तियाज़ नहीं रखा। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से, परवरदिगार के करम से, क्योंकि मैंने इंसानियत की, मैंने पाकिस्तानियों की, जिस तरीके से मैं एक वसीला बना हूँ। देखें ज़ीएन न्यूज़, ज़फ़र नकवी एक वसीला बना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों का कमाल है, आपने एतमाद किया। जैसे ही हमारे पास कोई, मैं आपको कहता हूँ ना कि कोई चंद लाख जमा हो जाते हैं, जनाब ये ऑपरेशन कर दो, ये फ़लाँ चीज़ ले लो, ये बिस्तर ले लो, ये गर्म कपड़े। अब जिसकी डिमांड आ रही है ना, गर्म कपड़ों की, बिस्तरों की, जर्सियों की, इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा, सर्दी आ गई है ना, इस वजह से। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप रब्ता करें। और अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि इनको भी, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे कोई और इदारे हैं, उनको भी उसी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। हम तो जहाँ भी गए हैं, तो यकीन कर, इसको मैं सियासी नहीं बनाना चाहता, जहाँ पर भी गए हैं तो लोगों ने कहा है कि इधर तो हमारे पास तो कोई नहीं पहुँचा। और मैंने सब कुछ महफूज किया हुआ है, मैंने इलाके मार्क किए हुए हैं, मैंने उन लोगों का सब कुछ रखा हुआ है साथ, ताकि कोई भी बंदा जाके इंटरव्यू कर ले। मैं इस तरह की शफाफियत रखी हुई है। जज़ाकल्लाह। अच्छा खैर, आ जाएं जनाब। अभी कुछ देर पहले हामिद मीर साहब ने भी ये ट्वीट किया है कि इमरान खान और फ़ौज के जो मुज़ाकरात हैं, इस्टेब्लिशमेंट की जो मुज़ाकरात हैं और जो बैकडोर मुज़ाकरात, बैकडोर डायलॉग थे, वो नाकाम हो गए हैं। अब इमरान खान कब करेंगे ये लॉन्ग मार्च? ठीक, इससे पहले आपको याद होगा शेख रशीद ने कहा, ये आज कल की ख़बर है कि जी बस वो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं और अगले 10 रोज़ में कोई उसका निकल आएगा कोई ना कोई रिज़ल्ट। ठीक है ना, और बहुत सारी बातें होती हैं ना। अच्छा, वो वैसे ही शुरली छोड़ते रहते हैं। मुज़ाकरात हो रहे थे, नो डाउट। इमरान खान ने भी कहा, इमरान खान ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यूँ करके मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे, वगैरह वगैरह। वो कोई इतने होपफुल नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि वो जो मुज़ाकरात खान साहब के साथ डायरेक्ट भी हुए हैं, कुछ मुज़ाकरात खान साहब की सेकंड लेवल या सेकंड टियर जो लीडरशिप है उनके साथ भी हुए हैं। ठीक है जी, मुज़ाकरात मुख्तलिफ़ जगहों पे हुए हैं, लेकिन खान साहब के मुज़ाकरात इस वजह से नाकाम हुए हैं कि खान साहब की जो शर्तें थीं वो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की शर्तें थीं। खान साहब इलेक्शन की डेट मांग रहे थे जल्दी। खान साहब को ये भी है कि जी वो झूठ का बयानिया होता है ना, वो कहते हैं कि जनाब वो नीचे ना आए, वो बयानिए से हवा निकली तो फिर सारी हवा ही निकल जाएगी। तो ये बड़ा अजीब व गरीब मुसीबत है। खान साहब को कुछ अपनों ने ब्रीफिंग दी है कि खान साहब देखें,
बल्ले बल्ले तो आपकी हो गई है। 7 में से 6 सीटें आपने जीत ली हैं, सीट तो हमारे पास एक ही रहेगी। ये पीडीएम वालों ने, ये हुकूमत वालों ने आपसे हाथ कर दिया है। उसकी वजह यह है कि ये आप देखें कि सर पहले हमारे पास कितनी सीटें थीं, अब 2 सीटें उन्होंने और बटोर ली हैं, उनकी पोजीशन और मजबूत हो गई है पार्लियामेंट में। अब ये जो 6 सीटें हैं इन पर तो डेफिनेटली जनवरी तक, 16 जनवरी तक इस पर तो इलेक्शन होने, और ये मेरा ख्याल है दिसंबर में हो जाएंगे। तो फिर अगर कुछ और भी इस्तीफे कबूल हो गए, मंजूर हो गए, तो वो मिला के और इन 6 सीटों पर हुआ तो फिर तो उसके बाद मुसीबत बन जाएगी। फिर तो 15-20 सीटों पर इलेक्शन हो गए तो 6-7 वो फिर जीत गए। भले आप 14 सीटें जीत गए मुसलसल, लेकिन फिर भी 6-7 वो जीत गए। इस दौरान नुकसान ये होगा हमें कि आप फिर से जलसे करेंगे, फिर से थकेंगे, फिर से उसी तरह से खर्चा होगा, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। तो ये तो आपको इस तरीके से ना टोर के सियासी तौर पे मारेंगे, और ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? और अगर मसला ये है कि आप किसी और को टिकट्स देते हैं और ख़ुद जो है ना मतलब नहीं लड़ते सारी सीटों पर, या इस दौरान कोई ऐसा कानून पास हो जाता है, अमेंडमेंट हो जाती है उस कानून में कि आप 2 सीटों से ज़्यादा पे नहीं लड़ सकते, जैसे इंडिया में भी हुई है इस तरह की बात, तो फिर उसके बाद जो है ना फिर क्या होगा? और अगर आप आधी सीटें हम गवा बैठे या उससे ज़्यादा, तो फिर तो ये और मजबूत हो जाएंगे। फिर तो जो इक्का दुक्का जमात को इनको ब्लैकमेल भी करे इत्तेहादियों में से, ये उनकी ब्लैकमेलिंग से भी निकल जाएंगे। तो ये मामला बहुत गंभीर हो गया है। खान साहब जो है ना खुद इस सोच में पड़ गए हैं, खान साहब को समझ आ रही है। अब खान साहब करते हैं अगर लॉन्ग मार्च, तो इस लॉन्ग मार्च में क्या होगा? इस लॉन्ग मार्च, पहली बात तो यह है कि खान साहब को जब तक ग्रीन सिग्नल ना मिले, आपको पता ना, या तो उसको ग्रीन सिग्नल चाहिए अदलिया से, या उसको ग्रीन सिग्नल चाहिए कंट्रोल टावर से। इन 2 से जब तक ग्रीन सिग्नल न मिले, खान साहब इतने तक एक कदम बढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं है। अदरवाइज तो खान साहब ऐलान कर चुके होते। और बिल्कुल ऐसा ही है कि 20 अक्टूबर से पहले खान साहब ने ऐलान करना था, खान साहब ऐलान नहीं किया। और खान साहब को पता है कि अब वो दिन क्लोज हो गए हैं, करीब आ रहे हैं कि जब इन्होंने आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट कर देनी है। अब खान साहब नहीं करते, उधर से भी मुसीबत, खान साहब ऐलान करते हैं, उधर से भी मुसीबत। अब ये जो तौहीन अदालत वाला केस चला हुआ है, मुझे 100% नहीं 1000% यकीन है कि तौहीन अदालत तो खान साहब पे नहीं लगनी। लेकिन साथ ये मसला होना है कि जनाब इसी दौरान इसी केस में ये डिस्कशन होगी कि जी बात ये पिछली दफ़ा भी आपने कहा था कि वो फलां जगह पे आपने महदूद रहना है और आगे नहीं बढ़ना, और फिर ये आगे बढ़े। अब पिछली दफ़ा तो ये बहाना भी चल गया था कि क्या पता खान साहब को कि वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है या नहीं कहा, क्या पता, उनको पता ही कोई ना हो, उनको बताए कोई ना हो। अब की बार तो पहले उन्होंने अगर इस तरह का आर्डर जारी कर दिया कि वहीं पे रहें, अगर आगे आएंगे तो फिर पक्की तौहीन अदालत लगेगी, फिर मुसीबत होगी, फिर खान साहब जिम्मेदार होंगे। अगर खून बहा या कोई इस तरह की इंतशार हुआ या कोई फसाद हुआ या फिर से आग लगी तो खान साहब पे पक्का मुकदमा होगा। अगर अब की बार सुप्रीम कोर्ट ये आर्डर इशू कर देता है तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी खान साहब पर। क्योंकि खान साहब अगर आए बिलफर्ज, वो अगर F9 पार्क में बैठते हैं या परेड ग्राउंड में बैठते हैं, या परेड ग्राउंड में पहली बात तो यह है कि उसकी इजाज़त बड़े घर से चाहिए होती है, उसका कंट्रोल परेड ग्राउंड का वहीं पे है, कंट्रोल टावर के पास है, GHQ के पास है, ठीक है ना, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। तो वो अगर देते हैं या नहीं देते हो तो और बात है। अगर F9 पार्क में या इधर उधर कहीं उनको इजाज़त मिलती है, अगर आपके आके वो बैठते हैं तो उनको खाना कौन खिलाएगा? भले वो 10,000 बंदे भी, 10,000 बंदे को 3 टाइम का खाना आप ज़रा हिसाब कर लें, उनकी सारी ट्रांसपोर्टेशन, उनका सब कुछ इधर बिठाना, फिर वही मसला कि फिर वो उनके वाशरूम्स का अरेंजमेंट, फिर उनके खाने का अरेंजमेंट, फिर उनके सारा इधर बिठाना, आगे सर्दी है तो ये सारी चीज़ें, ये क्या होगा, यहाँ कहाँ से कौन अरेंजमेंट करेगा? ये बड़ी बड़ी बातें हैं। यहाँ पे बैठने के लिए, तो यहाँ पे आके बैठे चाहे महीना बैठे नहीं, हुकूमत तो टस से मस नहीं होगी, हुकूमत के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हुकूमत के लिए प्रॉब्लम तो ये है कि जब आप कॉर्डन ऑफ करें इस्लामाबाद को, तब उसके बाद हुकूमती मशीनरी भी एक्शन में आएगी। जब और अगर ये बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि आप कॉर्डन ऑफ भी नहीं कर सकते, आप आए, एहतजाज आपका हक है, पुरअमन एहतजाज करें, जिस जगह पे बैठें, चाहे आप पिंडी में बैठते हैं, इस्लामाबाद में बैठते हैं, जिस जगह पे बैठते हैं, इनको जगह प्रोवाइड करें।
तो अगर आपने जो है ना एक मफाद आमा के ख़िलाफ़ काम किया, आपने पब्लिक को डिस्टर्ब किया, आपने मतलब वो सारी डिसिप्लिन को डिस्टर्ब किया, शहर के डिसिप्लिन को डिस्टर्ब किया, आपने आवाम के लिए एक न्यूसेंस पैदा की, एक तकलीफ़ पैदा की, तो उसमें गड़बड़ होगी। अब अगर ये आर्डर आ जाता है तो फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। खान साहब के लिए तौहीन अदालत का मसला नहीं है, खान साहब के लिए ये है कि अगर इस तरह से, अगर उन्होंने क्लीन चिट तो देनी नहीं, क्लीन चिट उन्होंने देनी है, लेकिन क्लीन चिट उन्होंने कहा जी आपका राइट है, हुकूमत को ऑर्डर कर देंगे सुप्रीम कोर्ट कि जी आप इनको प्रोवाइड करें जगह। राना सनाउल्लाह कहेंगे जी जी बिस्मिल्लाह, मैं इनको आओ इनको प्रोवाइड करता हूँ जगह ये आप खुद आप ये आके बैठें। उस जगह से आगे आए तो इन पे तौहीन अदालत भी लगेगी, इन पे मुकदमात भी बनेंगे और फिर फैंटी भी खाएंगे। तो खान साहब इस वक्त बहुत मुश्किल में है, भाई किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि जो मुज़ाकरात हो रहे थे उन मुज़ाकरात जो अब खान साहब कहें कि जी इसको आर्मी चीफ लगाओ, इसको ना लगाओ, खान साहब कहें कि जनाब इस डेट को अनाउंस करो कि इलेक्शंस, और वो इलेक्शन इस डेट तक अनाउंस हो जाएं, हैं जी खान साहब अपनी मनवाएं। खान साहब तो वो हैं कि जो कह रहे थे कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी इक़्तिदार की कि मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, ये खान साहब खुद कह चुके हैं। और फिर आजकल खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा जो है ना थोड़ी सी एक्सटेंशन और ले लें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि खान साहब के कोई एक तो हो ना, कोई जिस पे यू टर्न ना लिया हो ना, कोई इंसान की ज़िंदगी का कोई मेयार होता है यार, कोई उसूल होते हैं कि किसी की, कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप यकीन कीजिए हमने देखा कि कुछ लोग होते हैं ना, सुना पढ़ा खबरों में भी देखा कि वो कोई डाकू भी होता है ना जो डाके मारता है, उसके भी कुछ चंद उसूल होते हैं जिनको वो पामाल नहीं करता। खान साहब ने तो अपना कोई एक उसूल भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने पामाल ना किया हो, हर एक चीज़ पे यू टर्न लिया है उन्होंने, हर एक चीज़ पर। खैर आगे आ जाएं जनाब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये मामला बहुत संजीदा हो गया है। अब ये मामला बहुत संजीदा हो गया, ये क्या चक्कर क्या है, बहुत ही अहम केस चल रहा है, फैसल वोडा का केस चल रहा है, वही जाली डिग्री वाला, वही ताहयात नाअहली वाला, ये बड़ा गड़बड़ हो गया है बहुत। और जनाब असल में मामला क्या है आपको पता है, मैं हर वक्त बताता रहता हूँ, मैं फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि फैसल वोडा को क्यों नाअहल किया गया था। कि फैसल वोडा ने जब वो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे 2018 के इलेक्शन में, पहले वो कराची से MNA बने थे और फैसल वोडा ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। उस कागजात नामजदगी में ये है कि कागजात नामजदगी जब जमा करवाए तो वो अमरीकी शहरी थे। ये हमारे दोस्त मारूफ सहाफ़ी फ़खर दुरानी साहब ने इसका भांडा फोड़ा था और कहा था कि जब फैसल वोडा ने कागजात नामजदगी जमा कराए उस वक़्त फैसल वोडा अमरीकी शहरी थे, उसके बाद जो थे ना, उसके बाद वो उनकी शहरियत ख़त्म हुई थी और वग़ैरह, और वो कुछ अरसे के बाद हुई थी, ठीक है ना, चंद रोज़ के बाद, भले चंद घंटों के बाद भी हुई हो, लेकिन उस वक़्त वो अमरीकी शहरी थे। अब यहाँ से मामला गड़बड़ हो गया कि जी आपने छुपाया है अपनी डबल जो शहरियत थी, आपकी ड्यूल नेशनैलिटी थी, जो दोहरी शहरियत थी, उसको आपने छुपाया है। छुपाया तो छुपाया क्यों है, इस वजह से आप नाअहल हैं। और वो आपको पता है कि ये नाअहली 62(1)F के तहत और ये ताहयात होती है, और उनको इलेक्शन कमीशन ने फैसल वोडा को ताहयात नाअहल कर दिया। उनका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बहाल रखा। अब वो है मामला सुप्रीम कोर्ट में। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई कि जब फैसल वोडा के वकील ने कहा कि जी बात यह है कि हमने वो जो पासपोर्ट था ना, वो यानी अमरीकी पासपोर्ट, वो मनसूख शुदा दिखाया था आरओ को। आरओ ने पूरी तसल्ली की थी और नहीं, वो जो था ना वो पासपोर्ट, वो कहते हैं कि जो ख़त्म हमने जो शहरियत छोड़ी उसको हमने दिखाया था, आरओ ने तसल्ली की थी। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो पासपोर्ट आपने आरओ को दिखाया है ना, वो मनसूख पासपोर्ट था। आपने आरओ को पासपोर्ट दिखाया है 2018 में।
लेकिन फैसल वोडा का वो पासपोर्ट मनसूख हो गया था 2015 में। समझ आ गई है? जो अब ज़ेरे बहस है पासपोर्ट, उसका नंबर और वो मनसूख वाले का नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब है कि जब कोई मनसूख हो जाता है ना पासपोर्ट, जब एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर, जब वो एक्सपायर दिखाया ना आपने, तो वो तो मनसूख था। जो आपने दिखाया, आप ये इन्होंने असल में आर्गूमेंट ये रेज किया कि हमने मनसूख पासपोर्ट दिखाया, ठीक है ना। हमने आरओ को, जो इलेक्शन जब लड़ रहा था ना फैसल वोडा, तो उनके वकील ने कहा, वसीम सजाद साहब वकील है, बहुत तगड़े वकील हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि आरओ को हमने मनसूख शुदा पासपोर्ट दिखाया। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि आपने जो पासपोर्ट मनसूख शुदा दिखाया है ना आरओ को, वो पासपोर्ट एक्सपायर्ड था, उसकी मियाद गुजर चुकी थी, वो जायदुल मियाद था। जो हमारे पास पासपोर्ट ज़ेरे बहस है, ये इस पासपोर्ट का नंबर और उस पासपोर्ट का नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि फैसल वोडा का एक पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, वो जब आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पुराना वाला मनसूखी की उस पर मोहर लग जाती है। आप समझ आ गए? आपको ये हर जगह है, तकरीबन पाकिस्तान में भी है, पुराने वाले पर मनसूखी की मोहर लग जाती है और नया आपको जारी हो जाता है। तो यहाँ पे जो नया जारी हुआ है उसके नंबर कुछ और हैं और जो आपने दिखाया उसके नंबर कुछ और हैं। तो इस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये तो फैसल वोडा का एक और झूठ पकड़ा गया। और इस तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि अब ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया है, अब मामला बहुत संजीदा हो गया है और वाकई संजीदा हो गया है कि एक झूठ को छुपाने के लिए और झूठ 10 बोलने पड़ रहे हैं फैसल वोडा साहब को। फौरन उनके वकील ने कहा, जी मुझे थोड़ा सा ना तैयारी के लिए एक हफ्ते का टाइम दे दें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर आपको एक हफ्ते का टाइम दें, इन सवालों का जवाब आपको अगले हफ्ते भी नहीं मिलना। बिल्कुल ऐसे ही आप मामला इस वजह से संजीदा हो गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ये अल्फाज बहुत ही यूं समझ इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं, बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं। ये मामला इस वजह से भी संजीदा हो गया है कि यही केस तो इमरान खान साहब का, इसी तर्ज का केस तो है अपना इलेक्शन कमीशन में। और अगर ये फैसल वोडा को रिलीफ यहाँ से नहीं मिलता और ये सारा झूठ पे झूठ है और झूठ का पलंदा है और एक झूठ को छुपाने के लिए उन्होंने 10 और बोले और इसका जवाब भी नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट को और ये फैसला बरकरार रहता है, फिर तो खान साहब पे तलवार भी बहुत ही गलत। यहाँ बाकी तो लोग ये समझे थे ना कि जनाब फैसल वोडा का और ये उड़ाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और सारी सूरत हाल होगी। अब मामला बहुत गंभीर हो गया है, मामलात ऑलरेडी बहुत गंभीर हैं। इनको अगर रिलीफ न मिले, इनको अगर सहूलतकारी न मिले, तो ये क्यों शोर मचा रहे हैं? खान साहब, आपका क्या ख्याल है कि इतना ऊधम क्यों मचाया हुआ है? आपका क्या ख्याल है? अब लोगों को भी पता चल गया है, अब कंट्रोल टावर को भी पता चल गया है कि ऊधम से काम नहीं चलना। कंट्रोल टावर का पक्का ख्याल, अब कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी यही कि किसी को ऊधम नहीं मचाने दिया जाएगा, किसी को इंतशार नहीं मचाने दिया जाएगा, किसी को जो है ना तमाशा नहीं करने दिया जाएगा। सबसे अहम है भाई इकॉनमी, सियासत भी अहम है लेकिन इकॉनमी अहम है। इस मुल्क की इकॉनमी बिठा दी है खान साहब ने। कंट्रोल टावर को 100% ये यकीन है कि अगर इकॉनमी ठीक करेंगे तो ये ठीक करेंगे जो मौजूदा हुकूमत है, अदरवाइज खान साहब के बस की बात नहीं है। आज इंतखाबात हो जाए, अगर खान साहब बैठ भी जाते हैं तो व्हाट नेक्स्ट? IMF उनके साथ चलने को तैयार नहीं है, सऊदी अरब उनके साथ चलने को तैयार नहीं है, चाइना उनसे नाराज है, अमेरिका उनसे नाराज है, वर्ल्ड बैंक उनसे बात नहीं करने को तैयार। तो किधर से जमीन से पैसे निकालेंगे, किधर से क्या करेंगे? उनको भी पता है कि सब कुछ की इकॉनमी ठीक करके देंगे तो इसहाक डार ही ठीक करके देंगे, इकॉनमी ठीक करके देंगे तो यही हुकूमत ठीक करके देगी। इनके बस की बात नहीं है, ये भड़के मारने के लिए तैयार हैं और ये भड़के मारने के लिए काफी हैं, इनकी भड़के सुन लीजिए। तो बात ये है, ये सबको मालूम है कि अब इकॉनमी ठीक है। भाई पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक जिम्मेदार मुल्क है। हालत ये है, खान साहब के ज़माने में 1% नहीं बढ़ा था डिफेंस बजट। खान साहब के ज़माने में उनको अपनी तनख्वाहों पे, अपने डिफेंस बजट्स पे, डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लेना पड़ा था। ये खान साहब तकरीरों में कह चुके हैं, ये सबको पता है। तो जब तनख्वाह, अब हालत ये है खैबर पख्तूनख्वा के पास तनख्वाहें देने के लिए, मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो
फिर यहाँ हालत तो यहाँ तक पहुँच चुकी है ना, तो सबको पता है कि अब जो सूरत हाल होगी किस तरीके से उसको संभालना है। खान साहब की तरह मैं कहता हूँ मुबैना तौर पे इमेच्योर हरकतें अगर इदारों ने या बाकी हुकूमत ने या स्टेट ने करनी है या उस तरीके से करनी है तो फिर तो ये दिवालिया हो जाएगा मुल्क। फिर तो बहुत से हम ऐसे एक ब्रिंक पे पहुंचे हुए हैं, एक किनारे पे पहुंचे हुए हैं, एक इस तरीके से पहुंचे हुए हैं कि खुदा न खास्ता थोड़ा सा भी लग्ज़िश हुई तो यहाँ पे मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।